तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर 1 जो आपके फिजिक्स का 12th क्लास का है। एहे रहा नहीं जाता। अब मैं इसमें से कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू ही लाए हैं जो ज्यादातर चांसेस हैं इसमें से ही आएगा। और मतलब डिट्टो तो नहीं आएगा सेम क्वेश्चन, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं एज इट इज भी आ सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनकी वैल्यू वगैरह ये सब चेंज करके, और क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स 5 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। तो नेट चार्ज पूछा है इन्होंने। ऑप्शन है -0.18 कूलम, +0.80 कूलम, +1.80 कूलम, या +0.20 कूलम। ठीक है, तो हम जानते हैं Q इज टू एन ई होता है। ठीक है, ऑलरेडी जो चार्ज था उसके पास 1 कूलम। ठीक है, और उसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन 5 into 10 to the power 18। ठीक है, तो न्यू चार्ज क्या हो जाएगा, जो नया चार्ज गेन होगा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो हो जाएगा 5 into 10 to the power 18, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, तो इसका 5 into इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10 to the power -1। ठीक है, ये 1.6 को 16/10 कर देंगे, 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 16 जाएगा 8 टाइम्स, और ये हमारा बनेगा 8 into 10 to the power -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.80 कूलम। तो ये नया चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए माइनस है ये। ठीक है, टोटल चार्ज था उसके पास 1 कूलम, तो 1 कूलम में से जो अब इफेक्टिव चार्ज कितना बचेगा, इफेक्टिव चार्ज बचेगा हमारा 1 कूलम में से हम माइनस कर देंगे 0.8 कूलम, तो बचेगा हमारा प्लस का 0.20 कूलम। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.20 कूलम। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, +0.20 कूलम। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इसमें पूछा है द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 4.3 नैनोमीटर अपार्ट। मतलब क्या इसका कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो 4.3 नैनोमीटर दूर है एक दूसरे से, उनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन का अप्रोच इस तरह से भी हो सकता है। पहले तो आप ऑप्शंस देख लीजिए सारे। इसमें 6.88 into 10 to the power -28 कूलम मीटर, 2.56 into 10 to the power -29 कूलम स्क्वायर पर मीटर, 3.72 into 10 to the power -14 कूलम पर मीटर, 1.1 into 10 to the power -46 कूलम स्क्वायर मीटर। अब हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू होता है 2QL। मतलब क्या है इसका, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा, तो ये Q और L मतलब कूलम और मीटर, कूलम मीटर यूनिट होनी चाहिए इसकी। तो आंसर में हमारा यूनिट क्या आना चाहिए, कूलम मीटर। तो इन सब में कूलम मीटर कहाँ है, इसमें कूलम मीटर। तो आप बिना सॉल्व किए ही इस आंसर को कर सकते हैं। चीटिंग करता है तू। फिर भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे इसे। तो इसमें बता रखा है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4.3 नैनोमीटर। ठीक है, तो 4.3 नैनोमीटर है, तो क्या होगा P इक्वल्स टू जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है 2, और जो डिस्टेंस 2QL, और 2Q यही डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 4.3 इंटू 10 to the power -9। ठीक है, और यहाँ पर एक इसका चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19। चाहे प्रोटॉन का हो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, चार्ज का वैल्यू इतना ही है दोनों का। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसे हटा के 10। ठीक है, इसे हटा के 10, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 8, ये 5 टाइम्स गया। ठीक है, और इसे करेंगे तो हम ये जाएगा करीब 0.8। ठीक है, तो ये हो गया 0.8, और ये जब ऊपर जाएगा 10 तो ये एक पावर और बढ़ जाएगी, तो 0.8 इंटू 10 to the power -10, और इधर 8 और 10 to the power -19। ठीक है, तो 8 8 जा 64, तो ये हो गया 0.64, और पावर कितनी हो गई, माइनस माइनस की पावर है, प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा, तो हो जाएगा -29। ठीक है, तो ये अप्रोक्स हमारा ये आ रहा है कूलम मीटर 0.64 इंटू 10 to the power -29। तो इसे जब हम इधर कर देंगे 6.4 इंटू 10 to the power -28 हो जाएगा कूलम मीटर। ये मैंने अप्रोक्स कर करके किया, तो इसलिए 6.4 इंटू 10 to the power -28 कूलम मीटर आ रहा है। पर जो इसका आंसर ऑप्शंस में दे रखा है वो है 6.88 इंटू 10 to the power -28 कूलम मीटर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये वेक्टर होगा इसका आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक डायपोल
इलेक्ट्रिक डायपोल को हम अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? जब इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं तो वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा और नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो टॉर्क तो एक्सपीरियंस करता है पर नेट जो फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, पर इस केस में आंसर होगा ए, बोथ ए टॉर्क एंड ए नेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हमने प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल इज ई क्रॉस पी। ठीक है, दूसरा दे रखा आपको टॉर्क इज जीरो इफ पी इज परपेंडिकुलर टू ई। ठीक है, थर्ड दे रखा टॉर्क इज मैक्सिमम इफ पी इज परपेंडिकुलर टू ई। फोर्थ दे रखा पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम इफ पी इज पैरेलल टू ई। ठीक है, तो इसका मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। तो टॉर्क जो होता है वो होता है पी क्रॉस ई। ठीक है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो पी ई साइन थीटा मतलब अगर इन दोनों के बीच का जो एंगल अगर 90 है तो 90 के केस में साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा पीई मतलब मैक्सिमम। अगर ये एंगल इन दोनों के बीच का 0 है मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल ही हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा और साइन 0 0 होता है तो टाउ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए टॉर्क मैक्सिमम होगा जब P परपेंडिकुलर होगा E के। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल ये E क्रॉस P भी तो हो सकता है, पर मैंने बताया था P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E क्रॉस P क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो जो पहले आएगा उसे पहले ही लिखेंगे। ठीक है, तो P क्रॉस E ही इसका सही आंसर है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी जो है वो सरफेस एरिया वेक्टर है, तो ये हो जाता है ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एक एंगल किस किस के बीच का, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल और एरिया वेक्टर पे, तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पर हमने गॉस लॉ जो पढ़ा है उसमें क्या है कि ईडीएस इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो गॉस लॉ के हिसाब से देखा जाए तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड जो Q होता है एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसमें दे रखा है इन अ गिवन रीजन द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। मतलब क्या है इसका कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस ये y एक्सिस के लिए और ये z एक्सिस के लिए। ठीक है, न्यूटन पर मीटर ये इसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, सरफेस दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है 10 और ये x डायरेक्शन में i कैप दे रखा है केवल मीटर स्क्वायर इन द रीजन। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका 5, 15, 10, 20। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई डी एस। ठीक है, तो E क्या है? E दे रखा हमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और एरिया वेक्टर दे रखा हमें 10i कैप। ठीक, तो इसमें ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए जो i कैप वाला ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके जो j कैप वाला जो कंपोनेंट है इधर वाले पार्ट में वो है नहीं, वो 0 है यहाँ पे, और k कैप भी 0 है, तो उनका मल्टीप्लाई भी 0 हो जाएगा। तो इसका ऐसे होगा i कैप डॉट i कैप
ये होता है 1। तो यहाँ पे आई कैप, ये 2 आई कैप है, ये 10 आई कैप है, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी, ओ डी सॉरी, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखते हैं हम एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में दे रखा आपको 3 चार्जेस Q माइनस क्यू एंड Q नॉट आर प्लेस्ड। ठीक है, ये जो फिगर दिखा रखी है उस तरह से ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है, और Q नॉट ये ओरिजिन पे Q नॉट है। ठीक है, Q नॉट से माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है वो A है, और Q नॉट से प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है वो भी A है। ठीक है, तो हमें बताना है कि नेट चार्ज कितना होगा Q नॉट पे। ऑप्शन दे रखे हैं आपके ये 0, 2k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, रूट के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे करके ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। अब ये दे रखा है, इस तरह से दे रखा है कुछ। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू है, ये ए डिस्टेंस हो गई, ये क्यू नॉट, ये ए डिस्टेंस, और ये प्लस क्यू। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा पहले। ठीक है, वो F इक्वल्स टू वही अपना के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का होगा क्योंकि चार्ज माइनस का। ठीक है, और दूसरा जो है इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, वो होगा के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अंतर कितना, बस माइनस प्लस का अंतर है फोर्स में भी। ठीक, अब देखते हैं ये जो है प्लस चार्ज की वजह से, तो अब ये जाएगा इससे। ठीक है, और ये माइनस चार्ज की वजह से तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हम वेक्टर में जो फॉर्मूला यूज करते थे वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए वो यूज करेंगे। तो एफ रिजल्टेंट होगा हमारा रूट एफ स्क्वायर प्लस माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ माइनस एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है, वो 90 डिग्री है। तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ स्क्वायर, और ये माइनस एफ का स्क्वायर करेंगे तो ये भी एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, ये रूट टू इसी रूट में रहेगा, f का स्क्वायर हटेगा। ठीक है, रूट में से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा √2f। f की वैल्यू कितनी थी हमारी, f की वैल्यू लगा दो इसमें, तो ये हो जाएगा k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी। ठीक है, √2k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। अब आते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन में दे रखा है 3 चार्जेस प्लस Q1 माइनस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एज शोन। ठीक है, ये फिगर दे रखा है, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, एस से डिनोट कर रखा, तो हमें बताना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस। ठीक है, तो ये तीनों चार्ज हैं। ठीक है, तीनों चार्ज हैं, तो इन तीनों चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ड्यू टू ऑल द चार्जेस, हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। Here we comes to the 10th question, which is the last question of this video, but not the least. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 4 चार्जेस W X Y Z each with charge plus Q, ठीक है, are held fixed at 4 points of a square of side D। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, ये जो है वो एक स्क्वायर है जिसकी साइड है डी, ये भी डी, ये लेंथ भी डी, ये भी डी, ये भी डी। ठीक है, इस स्क्वायर के चार पॉइंट पे रखे हुए हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। अच्छा, ये जो एक्स और जेड जो ऑब्जेक्ट हैं वो मिड पॉइंट पे रखे हैं स्क्वायर की साइड से। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें बता रखा है कि डब्ल्यू एक्सर्ट करता है एक्स पे एफ। ठीक है, तो ये डब्ल्यू इस पे एफ फोर्स एक्सर्ट करता है, और पूछा हमें कि ये डब्ल्यू जी पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो ये कोई स्क्वायर है मान लो, ठीक है, ये स्क्वायर बना दिया हमने, डी लेंथ है इसकी, ठीक, एक पॉइंट है ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई, ठीक है, और ये है जेड। तो ये जो डिस्टेंस है ये मिड पॉइंट है, तो ये dy2 हो जाएगा, ये भी dy2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो F निकाल लेते हैं पहले। F क्या होगा, K कांस्टेंट, वो 1/4πε0 को मैंने K से डिनोट कर दिया, ठीक है। और इन दोनों पे चार्ज कितना है, Q, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, dy2, तो dy2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो kq² d²/4, ठीक है, ये ऊपर जाएगा 4kq² अपॉन d², ठीक है। तो ये हो गया फोर्स जो W एक्स पे लगा रहा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि W Z पे कितना लगाएगा। तो देखो ये जो डिस्टेंस होगी वो D हो जाएगी, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी वो हमें निकालनी है, क्योंकि हमें इसकी वजह से इस पे फोर्स चाहिए। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या होगा, WZ = हो जाएगा रूट में क्या, ये P का स्क्वायर, P कितना है D परपेंडिकुलर, प्लस dy2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d²/1 d²/4, ठीक है। ये होगा फिर 4d² प्लस d²/4, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया था मैंने, 5d², ठीक है, अपॉन 4, तो ये हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो इसे हम √5d/2, ठीक है। तो WZ का डिस्टेंस आ गया। अब जो फोर्स है हम निकाल लेंगे W की वजह से Z पे क्या फोर्स लगेगा। कांस्टेंट चार्ज दोनों Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, √5d/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा kq², √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, d का स्क्वायर, और ये अपॉन 4, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4kq²/5d², ठीक है। अब देखो ध्यान से, 4kq² अपॉन d² क्या है, यहाँ देखिए ये जो फोर्स है जो W एक्स पे लगा रहा था वही है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे हम Fy5 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स आया जो W Z पे लगाएगा वो होगा Fy5, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B, Fy5, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इन्हीं के बेसिस पे आएगा इस चैप्टर में से MCQ, और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। और मैं हर एक चैप्टर का आपको ये MCQ 10 MCQ दूंगा जरूर। नाइस।